नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा सेशन है हल्दी घाटी युद्ध और कौन जीता था हल्दी घाटी। आज के हमारे इस सेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। दोस्तों, भारतीय इतिहास में बहुत सी युद्ध हुए हैं। इन युद्धों का मुख्य कारण बाहरी आक्रांताओं को खदेड़ना व साम्राज्य विस्तार मुख्य कारण रहा है। लेकिन एक युद्ध जो अपनी आन बान शान और आत्मसम्मान को बचाने के लिए लड़ा गया, उसका नाम था हल्दी घाटी युद्ध। दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध बात करने से पहले हम जाएंगे 16वीं सदी में। 16वीं सदी में एक रियासत जिसका नाम था मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ रियासत वर्तमान में उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुछ भाग एमपी के और कुछ गुजरात को मिलाकर मेवाड़ रियासत थी। 1572 में महाराणा प्रताप का राज तिलक होता है। उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन सामंतों ने सबसे योग्य पुत्र महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित कर 1572 में महाराणा प्रताप का राज तिलक किया। दोस्तों, मेवाड़ व मुगल साम्राज्य के मध्य लड़ाई की वजह दो थी। एक तो अकबर की साम्राज्यवादी नीति और दूसरी थी मेवाड़ की रणनीतिक महत्ता। वो थी कि दिल्ली और आगरा से गुजरात बंदरगाह तक जो रास्ता जाता है उसके बीच में मेवाड़ पड़ता है, और मालवा से जब दक्कन जाया जाता है तो उस रास्ते में मेवाड़ पड़ता है। यानी ये मुख्य रूप से व्यापारिक रूट और सैन्य रूट था। इसी के कारण मेवाड़ की रणनीतिक महत्ता थी और अकबर की साम्राज्यवादी नीति भी मुख्य कारण रहा है। अकबर ने पहल युद्ध के बजाय शांति संधि प्रस्ताव के द्वारा राजपूताना की सभी राजाओं को संधि प्रस्ताव के माध्यम से अकबर अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास भी 1572 से लेकर 1576 के मध्य 4 शांति प्रस्ताव भेजे। 1572 से लेकर 1576 के मध्य 4 शांति प्रस्ताव भेजे। सबसे पहले जलाल खां को भेजा, उसके बाद मानसिंह को भेजा, उसके बाद भगवंत दास और फिर टोडरमल को भेजा। लेकिन अकबर का ये प्रयास भी असफल रहा, क्योंकि मेवाड़ का राणा अकबर की अधीनता के बजाय आन बान शान और स्वाभिमान का रास्ता चुनना चाहता था। मेवाड़ के बहुत से सीमावर्ती राज्यों को अकबर ने अपने अधीन कर लिया, जिसके कारण मेवाड़ की आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही डाउन हो गई थी। मेवाड़ की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। मेवाड़ की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मेवाड़ राज्य भी कमज़ोर पड़ने लगा। जब जगमाल को राजा नहीं बनाया गया था, जो कि महाराणा प्रताप का भाई है जगमाल को राजा नहीं बनाया गया था, जगमाल अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने महाराणा प्रताप के समक्ष 2 रास्ते छोड़े। 2 रास्ते कौन से थे?
कि या तो अकबर की अधीनता महाराणा प्रताप स्वीकार कर ले, या तो अधीनता स्वीकार कर ले, और या स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर दे। महाराणा प्रताप ने दूसरा रास्ता चुना, स्वतंत्र अस्तित्व का रास्ता चुना, जो कि बेहद ही संघर्षपूर्ण रास्ता था। और इसी संघर्षपूर्ण रास्ते या इसी रास्ते को चुनने के कारण उसी का परिणाम हल्दी घाटी युद्ध निकला। दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 18 जून 1576 में हल्दी घाटी युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी युद्ध, जो कि खमनोर एक जगह है, और खमनोर से लेकर बलीचा गांव तक, जो कि संकड़े पहाड़ी दर्रे से बनास नदी तक लड़ा गया था। यहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला होने के कारण इसी युद्ध भूमि को हल्दी घाटी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध में दो खेमे आपस में लड़े, महाराणा प्रताप खेमा और अकबर खेमा। अकबर स्वयं इस युद्ध में उपस्थित नहीं था। महाराणा प्रताप खेमे में घुड़सवार योद्धा व धनुर्धर भील सेना व राजपूत सेना थी, और अकबर खेमे में मुगल सेना। महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व महाराणा प्रताप की सेना में हाकिम खां सूर ने किया। हाकिम खां सूर ने किसका नेतृत्व किया? हरावल का। हरावल क्या होता है? हरावल होता है कि युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में या सेना में जो अग्रिम पंक्ति है, जो सबसे पहले लड़ने वाली पंक्ति है, उसको हरावल बोला जाता है। और अकबर खेमे में हरावल का नेतृत्व किया था राजा मान सिंह जयपुर ने या मान सिंह कछवाहा ने। यहाँ तक बात स्पष्ट हो चुकी है। महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले योद्धा कौन कौन थे? महाराणा प्रताप की ओर से हल्दी घाटी युद्ध में लड़ने वाले योद्धा थे राणा पुंजा भील, भामाशाह और इनका भाई ताराचंद, ग्वालियर नरेश, रामशाह तोमर व इनका बेटा रामदास बदनौर, भीम सिंह डोडिया, झालामान सिंह, झाला बिद्दा, जयमल मेहता और करमचंद बच्छावत, ये महाराणा प्रताप की ओर से लड़े। अब हम देखेंगे कि अकबर की ओर से कौन लड़ा। अकबर की ओर से लड़ने वाले में जगन्नाथ कच्छावा, माधो सिंह कच्छावा और महाराणा प्रताप के दो भाई भी अकबर के साथ थे। कौन कौन? जगमाल और शक्ति सिंह। सैयद हासिम, बहलोल खान जिसको हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने घोड़े सहित काट दिया था, और एक था बदायूनी, जो कि इतिहासकार भी है। इनकी प्रमुख कृति है मुंतखब उल तवारिक, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन भी किया गया, आंखों देखा वर्णन किया गया, क्योंकि बदायूनी स्वयं अकबर की ओर से लड़ा था। खमनोर की उस घाटी में हल्दी घाटी 18 जून 1576 में सुबह सुबह का टाइम था। एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना, दूसरी तरफ मानसिंह कछुआ की सेना या अकबर की सेना। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार थे, और मानसिंह अपने हाथी मर्दाना पर सवार थे, और अकबर का हाथी था हवाई। लेकिन अकबर इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। अकबर के अन्य हाथी थे हवाई, गजमुक्तारात और गजमदार, और महाराणा प्रताप के ओर से हाथी थे लूणा, रामप्रसाद, खंडेराव, चक्रवात। हल्दी घाटी का युद्ध एक हाथियों का युद्ध भी था। इनमें हल्दी घाटी युद्ध में हाथियों की लड़ाई भी हुई थी, यानी हाथियों को भी युद्ध के मैदान में उतारा गया था। लूणा, रामप्रसाद, खंडेराव, चक्रवात, ये थे महाराणा प्रताप के हाथी। और गजमदार ये थे
अकबर के हाथी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथी कमतर साबित हुए और महाराणा प्रताप के हाथियों को मुगलिया सेना द्वारा पकड़ लिया गया। इस युद्ध में पहल जब सुबह युद्ध स्टार्ट हुआ, युद्ध का बिगुल बजा 18 जून 1576 को पहल महाराणा की सेना मजबूत पड़ रही थी और कुछ समय युद्ध चलने के बाद मुगल भाग खड़े हुए। भागती हुई मुगल सेना बनास नदी तक जा पहुंची। मुगल सेना बिखर चुकी थी। स्वयं बदायूंनी भी मौका देखकर फरार हो चुका था। मैहतर खान जो कि अकबर की सेना में था, मैहतर खान ने खबर फैलाई कि अकबर भागती हुई सेना में मैहतर खान ने खबर फैलाई कि अकबर स्वयं आ चुका है और वो भी बड़ी सेना लेकर। तब जाकर मान सिंह ने जैसे तैसे वापस सेना इकट्ठी की। सेना इकट्ठी होने के बाद मुगलिया सेना ने हाथी युद्ध जीता, क्योंकि महाराणा प्रताप के हाथी कमतर साबित हुए और उनको पकड़ लिया गया। उसके बाद तीर और गोला की मुगल सेना ने बौछार कर दी। अब महाराणा प्रताप की सेना कमज़ोर साबित पड़ने लग चुकी थी। महाराणा चेतक पर सवार होकर मानसिंह के समक्ष जा पहुंचते हैं। मानसिंह अपने हाथी मर्दाना के ऊपर बैठा हुआ था। चेतक हाथी के ऊपर पैर रखता है और महाराणा भाले से मानसिंह के ऊपर प्रहार करते हैं, लेकिन मानसिंह इस प्रहार से बच निकलता है और चेतक के पैर पे चोट लग जाती है, जिससे महाराणा चेतक के चोट लगने के कारण असहाय से दिखाई पड़ने लगते हैं। महाराणा का मुकुट झालाबिद्दा को पहनाया गया। मुगलिया सेना ने सोचा कि यही महाराणा प्रताप है, क्योंकि मुकुट एक खास होता था, वो सिर्फ राजा के पास होता था और वो अलग से एक राजा की निशानी होती थी और वो अलग से ही दिखता था। इसलिए मुगलिया सेना ने झालाबिद्दा को निशाना बनाया और झालाबिद्दा बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। उसके बाद महाराणा प्रताप युद्ध छोड़ने को तैयार नहीं थे। चेतक के घायल होने के बावजूद और अपनी सेना कमज़ोर पड़ने के बाद भी महाराणा प्रताप युद्ध छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन सामंतों ने समझा बुझाकर महाराणा को युद्ध मैदान से बाहर भेजा गया और चेतक कुछ दूर चलने के बाद बलीचा के समीप चेतक गिर जाता है। चेतक की मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप वहीं पर चेतक का अंतिम संस्कार करते हैं और आज वहीं ही बलीचा में चेतक की समाधि है। कहाँ? बलीचा में चेतक की समाधि है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या रहा हल्दी घाटी का परिणाम। दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा को अकबर की योजना थी कि महाराणा को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए या मारा जाए, लेकिन मानसिंह इसमें सफल नहीं हो सका या मुगलिया सेना इसमें सफल नहीं हो सकी। दूसरी बात, हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगलिया सेना ने चित्तौड़ और गोगुंदा पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद कब्जा होने के बाद महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में चले जाते हैं। वहीं रहकर अपनी युद्ध की आगे की रणनीति बनाई जाती है। छापामार और गुरिल्ला युद्ध नीति से महाराणा ने चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर वापस कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर पर वापस कब्जा कर लेते हैं और बाद में चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। इस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा।
क्योंकि इस युद्ध में ना तो मानसिंह महाराणा प्रताप को पकड़ पाया, जिंदा या मुर्दा पकड़ पाया, और ना ही महाराणा प्रताप मानसिंह को मार पाया। बेशक परिणाम कुछ भी रहे हो इस युद्ध के, लेकिन बहादुरी का शानदार उदाहरण पेश किया गया मेवाड़ी वीरों के द्वारा इस युद्ध में। अपनी आन बान शान व आत्म सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए ये युद्ध सदियों सदियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा। दोस्तों, आज का हमारा सेशन हल्दी घाटी और कौन जीता हल्दी घाटी का सेशन यहीं